नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 20, डेट 19/8/2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। ठीक है, मेरे इस चैनल पर 9th क्लास की ही वीडियो आती रहेंगी, तो कृपया स्टे ट्यून रहें और इसे देखते रहें। तो आपको वर्कशीट मिल चुकी होगी और आपने ये सब चीज़ें पढ़ी भी होंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्रश्न उत्तर पर चलता हूँ, क्योंकि मैंने प्रश्न उत्तर इसके देखे हैं और ये सारे जो ये सब चीजें हैं वो सब आपके प्रश्न उत्तर में आ जाती है। अल्प प्रसारण, संप्रसारण दाबी, अति प्रसारण दाबी, ठीक है, जीव द्रव कुंचन, ठीक है, सब आपके प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। तो सीधे हम अपने प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है। अंतर कोशिका विसरण एवं परासरण की क्रिया को नियंत्रित करती है। विसरण एवं परासरण की क्रिया को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, पहले का आंसर ये है। विसरण और परासरण किसे कहते हैं? अब आगे आपका विसरण और परासरण किसे कहते हैं। तो पहले विसरण देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, अगर आपको वर्कशीट मिले तो आप अच्छे से दोबारा से पढ़ लीजिएगा। विसरण और परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं, इसी प्रक्रिया को विसरण और परासरण कहते हैं। पदार्थ की गति ज्यादा सांद्र से कम सांद्रता की ओर होती है, जो विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण समझ गए होंगे आप, चीजों का अंदर और बाहर आना जाना विसरण और परासरण कहलाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला है आपका, जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका पहले आपको चित्र बनाना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है। आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको शायद वर्कशीट में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने भी एक चित्र बनाई है। जैसे बच्चे आप लोग वर्कशीट कर रहे हो ना, उसी प्रकार से मैं भी कर रहा हूँ, ताकि आपको मुझे भी समझ आए आप लोगों को क्या क्या समस्या आती है। तो ठीक है, इसका चित्र मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसका ये चित्र है आपका। ठीक है, जीव द्रव कुंचन का यह चित्र है। पहला स्टेज, ठीक है, A, B, C, D जैसे बना है वैसे ही आपको बना देना है। मैंने यहाँ पेन का भी इस्तेमाल किया है, आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो पहले स्टेज में है, देखिए, कोशिका भित्ति। ये दोनों जो बाहर की है इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, आपको पता ही होगा। कोशिका भित्ति, कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका भित्ति बस पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक, और यह सामान्य कोशिका पहले जब स्टार्टिंग स्टेज में ऐसी होती है, फिर धीरे धीरे संकुचित होता है। तो कोशिका संकुचित हो रही है, यहाँ देखिए, पहले इसका ऐसे आकार था, फिर धीरे धीरे संकुचित होगी, फिर धीरे धीरे संकुचित हो रही है। ठीक है, फिर लास्ट में संकुचित आकृति पदार्थ, लास्ट में जो ये इतना बड़ा हिस्सा था, धीरे धीरे संकुचित होकर, संकुचित मतलब छोटा होना, संकुचित मतलब, फिर संकुचित होकर इतना रह जाता है लास्ट में, डी में, संकुचित आकृति पदार्थ। अब ये दोनों, इसके अंदर के जो कुछ भी हिस्सा जो रह जाता है, संकुचित जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसे आप बनाइएगा अपनी वर्कशीट के जो आंसर शीट है आपके, और इसे लिख लीजिएगा। और सबसे नीचे इसे ये भी लिखना है, जीव द्रव कुंचन का चित्र। अब इसमें क्या था, आगे क्या लिखना है आपको? चित्र तो लिख लिया, इसकी व्याख्या भी कीजिए। इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए अगले पेज पे, जीव द्रव कुंचन की व्याख्या। जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है, जब इसमें से पानी निकल जाता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव संकुचन कहते हैं। आप ये समझ लीजिए, जैसे एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ, उसमें और कुछ चीजें भी हैं जो उसके अंदर तैर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे बाल्टी में किसी प्रकार से छेद हो जाता है और वो सारा पानी नीचे निकल चला जाता है, धीरे धीरे जो इतनी सारी चीजें होती हैं वहां पे, वो सब बाल्टी के एक तरफ आ जाती हैं। ठीक है, एक तरफ या नीचे धीरे धीरे बैठ जाती है। जैसे जैसे पानी कम होता है वो एक तरफ होती चली जाती हैं। तो इस चीज से भी आप समझते हैं, पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? इसका उत्तर है कोशिका झिल्ली पारगम्य भाग है। कोशिका झिल्ली जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है।
कोशिका झिल्ली जरूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली का मेन काम यही होता है कि जो उसके अंदर सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं आपको एक इस बुक में दिखा देता हूँ एक बार। 9th क्लास की बुक है आपकी, ठीक है। तो इसमें देखिए कोशिका झिल्ली कहाँ पे इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली है। तो प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सबसे आपकी बाहरी परत होती है, ठीक। और इसी के वजह से जो इसके अंदर के और जो कोशिकांग होते हैं वो सब इकट्ठा रहते हैं, और कोशिका को जो आकार देती है यही प्लाज्मा झिल्ली देती है। और यही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। प्लाज्मा झिल्ली का है या कोशिका झिल्ली एक ही बात है, ठीक है। तो जरूरी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व या जल, ठीक है। CO2 को बाहर भी भेजना होता है, पोषक तत्व तथा जल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? उनमें क्या बदलाव होंगे? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बता देता हूँ। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उसमें सूजन आ जाएगी या फूल जाएगी, ठीक है। और ये क्यों होता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, यहाँ पे देखेगा क्वेश्चन में क्यों। अंतः परासरण के कारण या अल्प परासरण दाब के कारण, ठीक है। कौन सा था अल्प परासरण? ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो अल्प परासरणी दाब ये वाला है, ठीक है। इसे आपके पास मेरे सपोर्टिंग मटेरियल है, उसमें भी एक बार देख लेते हैं। परासरण भी दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया ये यहाँ पे अंतः परासरण से होता है। तो परासरण भी दो प्रकार के होते हैं आपके। कोशिका के अंदर से विलयन का बाहर गमन करना बाह्य परासरण, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर कोशिका यहाँ पे सूज रही है, ठीक है, सूजन आ रही है या तो फूल जाएगी, तो क्या होगा आपका अंतः मतलब अंदर आ रहा है। कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर को गमन करना अंतः परासरण कहलाता है, ठीक। तो इस चीज में भी आपको बता देता हूं। अगला इसमें और क्या है, ये तो हमने अल्पदाबी भी इसे कह सकते हैं। अगला है मतलब आंसर आपका उतना ही है, इससे अब आगे थोड़ा सा और समझा रहा हूं इन तीनों को भी। सम परासरण दाबी किसे कहते हैं? अब सम मतलब बराबर, ना ही ज्यादा ना ही कम, ना ये उसके अंदर जाएगा और ना ही विलयन कोशिका के अंदर जाएगा, ना ही कोशिका के जो द्रव है वो बाहर आएंगे, दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन अति परासरणी दाबी, अब देखो यही बाह्य परासरण आ गया, ठीक है। इसे समझने के लिए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जब किशमिश और लाल रक्त को अल्प में रखा जाता है तो ये सूज जाती हैं, इसे फूल जाती हैं या सूज जाती हैं। लेकिन अगर इसी को, ठीक है, अति परासरण दाबी विलयन में रखा जाए, किसको? किशमिश को या लाल रक्त कोशिका को, तो ये सिकुड़ जाएंगी। जैसे पानी में नॉर्मल में डालते हैं तो किशमिश फूल जाता है, लेकिन जो विलयन होगा आपका अति परासरण दाबी होगा तो इसमें जो किशमिश होगा वो आपकी सिकुड़ जाएगी। याद रखना। तो पेपर में दोनों प्रकार से आता है कि अल्प परासरण दाबी में रखेंगे तो जो किशमिश होती है फूल जाती है, ठीक है, और संकुचित किस में होती है? जब अति परासरणी दाबी होता है, ठीक है। माय CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।